नमस्कार, मैं हूं चिंटू कश्यप और आप देख रहे हैं सृजन क्लासेस। आइए हम सभी आज क्लास 10th का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं में क्या है और संख्याओं के बारे में भी देखेंगे। और ये जो प्रश्नावली है 1.1, इसको हम लोग आज वन शॉट में क्लियर करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे बने। बहुत आसान है चैप्टर। तो आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में, है ना। आप क्लास 9th में ये पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और प्लस अपरिमेय, ये दोनों संख्याएं जब मिलती हैं तो उसे ही हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, है ना। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। यहाँ तक इसके पर संख्याओं के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, 12-13 संख्याएं होती हैं। उसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि कितनी संख्याएं होती हैं। एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, जो पहले का होगा आप पढ़े ही होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले आता है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, इसमें आपका आप जानते ही हैं 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, सबको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको हम कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में यदि ये प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो जोड़ देते हैं तो आपका पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये पूर्ण संख्याएं हो जाती है। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर किसको कहते हैं कि जो पूर्ण संख्या है इसमें ऋणात्मक मान, जो जैसे मान लीजिए ये 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 है, इसी में यदि हम ऋणात्मक मान को जोड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -4, इस टाइप में डैश 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 इधर इन्फिनिटी तक जोड़ते जाएंगे तो इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, आ रहा होगा समझ में। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या समझ गए। अब आएगा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। कौन सा? धनात्मक। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जो प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, जो प्लस में होगा वो सब धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद आपका आ जाएगा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब कि जो माइनस में आपका होता है, निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इन्फिनिटिव तक, तो जो ऋणात्मक मान में आ जाएगा वो सब ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखते हैं, अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या ऑड नंबर कितना आता है? जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश, ये सभी मतलब जो संख्या 2 से कट जाती है उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा विषम संख्या। आप सब पढ़े हैं इसको, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, याद आ जाएगा। क्लास 10th है, डीपली देखना होता है। विषम संख्या में जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, जो 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। साथ ही साथ विषम सम संख्या विषम हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप पढ़े हैं 1/2 5/6 रूट में हो यदि और उसका वर्ग हो जाए तो वो भी परिमेय संख्या होती है, जैसे √25। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, √3 √5 √6 डैश डैश डैश, इस टाइप में जो होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जिसका फैक्टर 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या, जैसे देखिए ये 4 है, ये 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ये तो निश्चित है कटे। कोई भी संख्या 1 और स्वयं से जरूर कट जाती है,
लेकिन यदि एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ तो वो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे यह 2 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। 8, 6 को देखते हैं। 6 1 से तो कटेगा ही, 6 से तो कटेगा ही, लेकिन जहां स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटा कि वो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए ये आपका आ जाता है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाती है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अगला आएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब कि एक और स्वयं से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे। जैसे देखिए 7 इससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से कटेगा नहीं। तो भाज्य अभाज्य भी हो गया। और उसके बाद आपका आ जाता है कौन सी संख्या, कितनी हो गई संख्या, परिमेय अपरिमेय हो ही गया। एक होता है, अब आता है वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या, जिसको हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या होता है यह परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को मिला करके हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संबंध, जो आपका मेल होता है, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एक होता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसको जो होता है ये कल्पना की गई है कि ये संख्याएं होंगी, काल्पनिक है। जैसे रूट में -3, रूट के अंदर -3, ये संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग कितने देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसी ही संख्याएं होती हैं। आप पढ़े ही होंगे बचपन से, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक और अवास्तविक संख्या। लेकिन हमें क्लास 10th में प्रथम चैप्टर हम लोगों का दिया है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक, तो ये एक ओवरव्यू था संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती हैं, कैसे कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक, हाँ, कोई पूछ देगा आपसे कि संख्याएं क्या होती हैं, तो संख्या जो होती है वो एक गणितीय मान है जो किसी चीज को गिनने में उसका उपयोग किया जाता है। तो संख्या एक गणितीय मान है, वो बोल सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं। ठीक ना। तो अब हमें चैप्टर को पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं दिया है 1 को। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं इसी पे, चैप्टर को सॉल्व करते हैं। चैप्टर को सॉल्व करने के पहले हमें देखना होगा, आप देख ही रहे होंगे, दिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म समझ जाएंगे, फिर इन क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं, बहुत आसान। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या हुआ था, आप बचपन से पढ़े होंगे, भाग पढ़े हैं ना। जैसे यदि हम भाग दे देते हैं 35 में, यदि हम भाग देते हैं 35 में 4 से, तो 4 बट्टे 32 हो गया, शेष कितना बचा, 3 हो गया ना। ये दो संख्याएं यदि हम मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इस वाले भाग कोसेंट कहते हैं। कोसेंट भागफल, और ये आपका आ जाएगा शेषफल। देखिए यूक्लिड ने क्या कहा, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि यदि इन संख्याओं को ले रहे हैं तो इतना और इतना में गुणा करके इतना जोड़ेंगे तो ये संख्याएं आ जाएंगी। एक फॉर्मूला भी होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, पढ़े होंगे बचपन में। ठीक, ये देखिए यही भाज्य है। हिंदी में यदि देखते हैं तो इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे ये आपको लाना है भाज्य,
तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब 4 से गुणा करेंगे, भागफल में 8 से, तो 4 कितना हो जाएगा 32 और 3 जोड़ देंगे तो 35। जैसे देखिए भाज्य यहाँ पर कितना है 35, 35 लिख दिए। भाजक, भाजक का मान कितना है, भाजक है 4, 4 लिख दिए गुणा भागफल, भागफल कितना है 8, 8 लिख दिए भागफल। अब प्लस शेषफल है 3, जोड़ दीजिए 4/32 अब प्लस 3, 32 3 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो देखिए यही क्या है कि जब दो संख्याएं यदि हम लेंगे, दो पूर्णांक संख्याएं कोई भी ले लेंगे, जैसे एक मान लेते हैं ए और ए को मान लेते हैं बी, ठीक, तो ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं यदि हम ले लेंगे तो हमें भाग देने पर जो बड़ी वाली संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग देने पर दो चीज मिलेगा, एक को एक भागफल मिलेगा और एक शेषफल मिलेगा, इसको Q और इसको R। ये समझ में आ रहा है, दो संख्याएं ले रहे हैं ए और बी, उसके बाद यदि हम भाग देते हैं तो आएगा Q और दूसरा आएगा R। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन जाता है, ये भी कौन सी फॉर्मूला बन जाती है देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो ये बताते हैं कि भाज्य को यदि हम a मान लेते हैं, a बराबर भाजक हो जाएगा b गुणे q प्लस r, यही देते हैं कौन, यूक्लिड। यूक्लिड ने एक बात बताई जिसमें ये बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब दो पूर्णांक संख्याएं दी गई रहती है, दो पूर्णांक संख्याएं दी गई रहती हैं तो उन परिस्थिति में जो फॉर्मूला बनता है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन b, ये जरूर याद रखिएगा परीक्षा में पूछता भी है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन b। इसका मतलब ये हुआ कि r का जो मान होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा। दूसरा r का मान r से हमेशा बड़ा होगा कौन, b, r से बड़ा होगा b। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि r का जो मान होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। r का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। यही एक आपका, यही बात बताए कौन, यूक्लिड, यूनान के थे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इससे हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याएं दी रहती हैं, उन दोनों संख्याओं से हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। कैसे देखिए जरा, हम एक HCF निकाल के दिखाते हैं आपको। बचपन में हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात किए हैं, बहुत आसान होता है वो भी, भाग विधि से भी आसानी होता है। तो जो HCF ज्ञात करना होता है, जैसे मान लीजिए हम ज्ञात करें 40 और 25 का HCF ज्ञात करते हैं, HCF। तो पहले तो हम लोग पढ़े हैं एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। भाग विधि से HCF देखते हैं, सबसे पहले 40 में भाग दे देते हैं 25 से, 25 से कम 25 बचेगा 15, फिर 25 ला के यहाँ लिख देंगे, 15 एकम 15 बचेगा कितना 10, फिर 15 ला के रख देंगे यहाँ पर, तो 10 एकम 10, फिर आएगा 5, फिर 10 रख देंगे तो 5 दूना 10, जहाँ ये कट जाता है वही आपका HCF हो जाता है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 5। बचपन में हम लोग इसको पढ़े हैं, बहुत आसान है। दूसरा चीज है कि भाग विधि, फिर एक आता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से आप पढ़े होंगे, जैसे एक 40 का फैक्टर कर देंगे, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो 40 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दूसरा है कितना 25, तो 25 भी लिख देंगे, 25 का 5 गुणे 5, तो 5 से 1 बार में, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। HCF की जहाँ तक बात है वो आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे बचपन में या फिर 9th में ही पढ़े होंगे कि जो दोनों में होता है और जो सबसे छोटा मान होता है, दोनों में 5 है
और इसका सबसे छोटा मान कौन है 5, तो यही हो गया 5 HCF। भाग विधि से भी 5 और गुणनखंड विधि से भी 5। लेकिन यूक्लिड विभाजन जो कहते हैं, यूक्लिड जो बताते हैं वो कहते हैं कि नहीं इस विधि से नहीं बनाना है, हम बताते हैं कि आपको किस विधि से बनाना है, उसी विधि से हमें 10th क्लास में बनाने होते हैं। ठीक, आइए इसका HCF ज्ञात करना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B। ये दिया था किसने, यूक्लिड ने। दो संख्याएं यदि पर दो पूर्णांक संख्याएं हैं तो उस परिस्थिति में हम उनका HCF ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम 25 और 40 का बता रहे हैं, फिर चलते हैं चैप्टर में डायरेक्ट बताएंगे। पहले एक ये समझ लीजिए, जो दो संख्याएं दी गई रहेंगी उसको एक जो बड़ा वाला होगा उसको A मान लेंगे और छोटा वाला होगा उसको B मान लेंगे। इतना तो समझ में आपको आएगा, जो बड़ा वाला है उसको A या जो छोटा वाला है उसको B मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड एल्गोरिथम से नियम कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक, जहां हर जगह लिखेंगे इसको 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B। अब A का मान कितना है 40 है ना, 40 में हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके सिद्ध में सामने 40 में भाग दे देते हैं कितना से 25 से, 25 एकम 25 कितना हुआ, शेषफल 15, शेषफल आपका कितना हो गया 15। तो अब देखिए A है आपका 40 तो लिख दिए 40 बराबर B कितना है, B 25 तो 25 लिख दिए, Q कितना आया है यहाँ पर 1 तो गुणिया 1, आप प्लस R कितना आया है 15 तो 15। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको यही देखना है कि R 0 के बराबर आ जाना चाहिए। यदि R 0 के बराबर नहीं आएगा तो जब तक R 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक उसका HCF नहीं ज्ञात होगा। अब जहां R 0 के बराबर हुआ कि उसका जो B है वो HCF हो जाएगा, जहां R 0 के बराबर उसी का B जो है वो HCF हो जाता है। तो इसको देखिएगा, यहाँ चूंकि R 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि R डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे चरण फर्स्ट, एक चरण में 0 नहीं आया, R कितना आना चाहिए 0। इस टाइप में जितना चरण चलता जाएगा आप उतना चरण लेते जाएंगे, बशर्ते आपको यही देखना है कि R 0 के बराबर आना चाहिए। देखिए एक चरण में नहीं आया, दूसरे चरण में चलते हैं, चरण दो में जब चलेंगे तो फिर वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R। यहाँ मामला देखिए, जहां R 0 के बराबर नहीं आएगा तो B हो जाएगा A और R हो जाएगा B। तो A बराबर कितना सामने दिया है 25, A बराबर 25 दिया है, B हो जाएगा आपका A और R हो जाएगा B। अब B बराबर कितना दे दिया है 15। अब चलेंगे इससे, फिर भाग देंगे 15 में 25 में कितना से 15 में 25 में 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15 कितना आया 10। अभी भी R 0 के बराबर नहीं आया, फिर लिखेंगे 25 बराबर 15 गुणे 1/10। यहाँ देखिए A का मान कितना है 25 बराबर वो हो जाएगा 15 गुणे 1 प्लस 10। अभी भी R 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि R डज नॉट इक्वल टू 0।
फिर चलेंगे चरण 3 में। इसमें चरण 3 में चरण तब तक चलते रहेंगे जब तक कि चरण 3, अब ए हो जाएगा 15, ए बराबर 15 और बी बराबर 10 आ गया। देखिए जितने चरणों में चलते जाएंगे उसके पहले वाला बी जो होगा वो ए हो जाएगा, आर जो होगा वो बी हो जाएगा। अब चलिए लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि हम इससे चलते हैं लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमारे सामने ए दिया है 15, बी दिया है 10, 15 में भाग देंगे 10 से, इसके सिद्ध में सामने 10 से कम 10, फिर कितना बचा 5, फिर इसके बदले हम लिख देंगे क्या 15 बराबर 10 गुणे 1 प्लस 5, फिर लिखेंगे चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी आर 0 नहीं हुआ, कितने चरणों में गया 3 चरणों में, लेकिन आर 0 नहीं हुआ। आइए और आगे चलते हैं चरण चरण 4 में चलते हैं। चरण 4 चलेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 10, अब बी बराबर कितना हो जाएगा 5। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि हम चलते हैं तो एक का मान 10 हो गया, भाग दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए 10 में कितना से 5 से, 5 दूना 10, देखिए 0 आ गया शेषफल। यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मान रखिए ए का मान 10 बराबर बी का मान 5 गुणे 2 प्लस 0, इसी 0 का इंतजार था हमें। लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0, जहां आर 0 होता है उसी का बी जो होता है वो HCF हो जाता है, तो ये 5 होगा ना यहाँ पर 5 गुणे 2। अब जो जहां आर 0 के बराबर होगा कि उसका जो बी होगा मतलब यह HCF बराबर हो जाएगा कितना 5। देखिए तीनों विधि से, गुणनखंड विधि, भाग विधि और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। आपको लग रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो भारी है, लेकिन जो उन्होंने नियम दिया है उस आधार पर ही एग्जाम में बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टाइप में बना देते हैं भाग विधि के जैसा और वैसे ही छोड़ देना है, तो उससे आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलते हैं। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसी से बनाइएगा तो आपको नंबर मिलेगा। देखिए एक बार और, जब आप चरणों में चलिएगा यहाँ तक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, देखिए 4 चरणों में चलने होते हैं। कितने चरण में 4, जब हम 4 चरणों में चलेंगे 40 और 25 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें HCF ज्ञात करने हैं। तो ए बराबर हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। जो बड़ी संख्याएं होती हैं उसको ए मान लेते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको बी मान लेते हैं। चरण वाइज चलते हैं। चरण 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। अब जो बड़ी संख्याएं हैं ए, उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे, भाग देने पर हमें ए शेषफल आया 15, तो उसको ऐसे लिख देंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिख दिए 40 बराबर 25 गुणे 1 प्लस 15, तो आर डज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि आर यहाँ 0 के बराबर नहीं है। दूसरा है चरण 2, चरण 2 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जब चरण 2 में चलेंगे तो चरण 1 का जो बी होता है वो ए हो जाएगा और जो आर होता है वो बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर 15 में 25 से देंगे एक बार, फिर आर 0 के बराबर नहीं है। फिर चलेंगे चरण 3 में, चरण 3 में ए बराबर हो गया 15 और बी बराबर हो गया 10। फिर चलेंगे ऐसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस टाइप में चलते चलेंगे। कब तक? जब तक आर 0 के बराबर नहीं हो जाता है तब तक। जब आर 0 के बराबर हो जाएगा उसी समय हमें HCF उसका बी हो जाएगा। ठीक, आज समझ में? देखिए थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है, 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान है, आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए आइए हम सब चलते हैं सीधे चैप्टर पे और इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक, तो हम सभी चलेंगे
सबसे जो पहला दिया है क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात करिए। देखिए किसका ज्ञात करना है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। आइए, दो संख्याएं दी गई है, दो संख्या दी गई है आपके सामने। बड़ी वाली संख्या को ए मान लेंगे ना। तो बड़ी संख्या क्या है 225, तो ए बराबर हो जाएगा 225, बी बराबर कितना हो जाएगा 135। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझ रहे होंगे। नियम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना कहता है जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। अब ए में बी से भाग दे देंगे, सामने इसके सिद्ध में कितना है 225 में भाग दे देंगे कितना से 135 से। 135 में एक बार में जाएगा तो 135, जब आप इसको हटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 2 में से 3 नहीं तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आया ना। देखिए ए है, बी है, क्यू है, आर है, एक की जगह पर कितना है 225, चरण 1 है ये, चरण फर्स्ट 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। आर जीरो के ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी यह है, क्यू यह है, आर यह है, लिख दिए। लिख देंगे चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है। समझ रहे होंगे, आर 0 के बराबर नहीं है। जब आर 0 के बराबर नहीं है तो फिर चरण 2 में चलते हैं। चरण 2 में जब हम चलेंगे तो वही ए हो जाएगा 135, ए बराबर 135 और बी बराबर हो जाएगा 90। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जब आप एल्गोरिथ्म से चलेंगे तो फिर भाग दे दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। 135 में 90 से भाग दीजिए, इधर सामने 135 में कितना से भाग देना है 90 से, 90 एकम 90, 35, 135 90 हो जाएगा 45। यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, तो ए कितना है 135 बराबर बी का मान कितना है 90, गुणे क्यू का मान कितना है 1 प्लस आर, आर का मान 45। देखिए यहाँ भी आर 0 के बराबर नहीं आया, नहीं ना आया है। तो जब यहाँ भी आर 0 के बराबर नहीं आया तो लिख देंगे चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चलेंगे चरण 3 में चलेंगे तो ए हो जाएगा 90 और बी हो जाएगा 45, ए बराबर 90 और बी बराबर 45, हो गया ना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन जब एल्गोरिथ्म से चलेंगे तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ रहे होंगे। अब ए है, ए में बी से भाग दीजिए, 90 में भाग दीजिए कितना से 45 से, 45 दूना 90, देखिए कितना आ गया 0 आ गया। इसी 0 का इंतजार था। अब लिख देंगे चूंकि 90 ए है 90 बराबर बी है 45, तो 45 गुणे क्यू आया है 2, तो 2 प्लस 0, चूंकि लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0, चूंकि आर बराबर 0, तो जहां आर 0 होगा उसका बी उसका HCF हो जाएगा। तो बी कितना है यही ना, तो इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 45। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एक बार आप देख लेंगे इसको अच्छे से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, चरण 1 है, चरण 1 है। तो अब ए में बी से भाग देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देंगे। क्योंकि आर 0 के बराबर नहीं आया है तो फिर दूसरा चरण में चलेंगे, और दूसरे चरण में फिर वही प्रोसेस। इतना आपको ध्यान रखना है कि दूसरे चरण में जो होगा बी ए हो जाता है और आर जो होता है वो बी हो जाता है। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ऐसे करते करते चलते चलेंगे चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 में।
तब तक चलेंगे जब तक r 0 के बराबर नहीं आ जाता है। जब r 0 के बराबर आ जाएगा तो उस परिस्थिति में वहां पर जो उसका b होगा वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में? एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है अगला, ये था 135 और 225 का HCF दूसरा है कितना। तो दूसरा में चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़ी संख्या है उसको a मानते हैं, तो a बराबर 38 2 20 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा 196। ठीक, इसको हम लोगों को कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1 पे चलिए। चरण 1, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि हम चलते हैं तो कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की a बराबर बी क्यू प्लस आर, कहता है ना। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए अब आप भाग दे दीजिए, 38 2 20 में भाग दे देना है कितना से? 196 से। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितनी बार में जाएगा इसको देखना, यही ना। आप एक काम करिए, आप एक अलग गुणा करके बताए होंगे, देखे होंगे, या फिर हमने देख रखा है पहले से। तो 196 में गुणा करेंगे 195 से। गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। राम 6 के 0 हासिल 3 और 5 9 45 3 48 के 8 हासिल और 4 5 एकम 5 4 9 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 81 अब 5 86 के 6 हासिल 8 9 एकम 9 8 17। ठीक, 1 6 6 1 9 9 1 एकम 1, इतना तो आपको पता ही होगा। 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 9 1 10 6 16 6 22 के 2 हासिल 2 9 7 16 2 18 के 8 हासिल 1 और 2 1 3 38 2 20 आ गया। देखिए डायरेक्ट एक ही बार में चला जा रहा है। कितने बार में ले जाएंगे? 195 बार में, तो आ जा रहा है 38 2 20। ठीक, कितना हो जा रहा है? 0। शेषफल 0 के बराबर हो जा रहा है, यहीं एक ही बार में आ जा रहा है। ठीक, तो जब एक ही बार में आ जा रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, लिख देंगे कितना। तो ए का मान कितना है? 38 2 20 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बीबी का मान 196 गुणे 195 अब प्लस 0 आ गया। चूंकि r बराबर 0, तो जहां r 0 के बराबर हो जाता है उसी का भी उसका HCF हो जाता है। तो HCF बराबर हो गया आपका 196। आंसर हो जा गया। तो ऐसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याएं दी गई रहती हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? HCF ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। तीसरी संख्या क्या है? तीसरा है आपका 867 और 255। जो बड़ी संख्या होती है उसको a मानते हैं। a बराबर हो जाएगा आपका कितना? 867 और b बराबर हो जाएगा 255। सॉरी 255, हमें लिखना है 255। ठीक, अब चलिए यूक्लिड चरण में चलिए। चरण फर्स्ट होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि हम चल रहे हैं तो कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यहाँ पे आप 867 है, भाग देना है कितना से? 255 से। कितने बार में जाएगा? 3 बार में, सही ना। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 9 6 1 7, घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 1 102 आ जा रहा है। तो लिखेंगे कि 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है। तो अब कितना होगा? चरण 2 में चलते हैं। चरण 2 में जब चलेंगे तो a का मान हो जाएगा कितना? 255 और b का मान कितना हो जाता है? 102।
अगले चरण में जाते वक्त पिछले चरण का जो बी होता है वो ए हो जाता है और जो आपका आर होता है वो बी हो जाता है। ठीक, इतना जरूर याद रखिएगा। चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे ही लिखेंगे। भाग दे दो 255 में 102 से, 255 में भाग देना है 102 से, 2 बार में जाएगा है ना। तो जब ये 2 बार में जाएगा तो 102 गुना 204 हो जाएगा ना, यही। तो 5 में से 4 गया, कितना होगा 1, और ये हो जाएगा आपका 5 के 5, ये खत्म, 51 आ गया। एक का मान कितना है 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक, चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब फिर चलिए चरण 3 में, कितना में चलेंगे चरण 3 में। चरण 3 में जब हम चलेंगे फिर वही ए का मान हो गया कितना आपका 102, ए बराबर 102, अभी का मान कितना हो जाएगा 51। ठीक, याद रहेगा 51। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जब हम एल्गोरिथ्म से चलते हैं तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक आप क्लियर है। फिर भाग दीजिए 102 में कितना से 51 से, 51 दूना 102, 0 आ गया शेषफल, देख लीजिए। अब यहाँ मान रख देंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0 रख देंगे। चूंकि r बराबर 0, जब भी r 0 के बराबर होगा कि उसका बी HCF हो जाएगा, तो HCF बराबर कितना, HCF बराबर 5 हो गया। ऐसा बुझा रहा है, बहुत आसान है। देखिए आपको बस एक बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझना है, उसके बाद आप सब चीजों को आराम से जान पाएंगे। आप एक बार देख लीजिए, 1-2 बार रिवीजन करिएगा, सब आ जाएगा समझ में, है बहुत आसान। ठीक ना, जो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तीसरा हो गया। आगे चलते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो। तो विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है। आइए, जो आपका कहेगा उसी को मान लीजिए। तो मान लीजिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हल करेंगे इसका, हल लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ए जब कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ए बराबर हो गया है 6q + r, 6q + r के रूप का होगा। देखिए b के स्थान पे कितना है 6, तो b बराबर हो जाएगा आपका 6। r का मान कितना होगा, r का मान हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है, पढ़े है ना। तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटा ही होगा, b से छोटा होता है हमेशा r का मान, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। b बराबर कितना हो गया आपका 6 और r का मान हो गया 0 1 2 3 4 5। चलते हैं आगे बढ़िए। देखिए यहाँ हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो छूट ही गया, लिखना पड़ेगा यहाँ पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिखेगा। थोड़ा सा आप यहाँ आइए, यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 > r b, तो ए बराबर हो जाएगा 6q + r के रूप का है। तो ए बराबर 6 हो गया ना, तो b बराबर भी आपका 6 ही हो जाएगा और r का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5।
क्यों? क्योंकि हमेशा आप जानते हैं कि आर का मान बी से छोटा होता है, तो आर का मान जब बी से छोटा होता है तो 0 1 2 3 4 5 तक होगा, 6 नहीं होगा। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है। अब चलिए अब अलग अलग मान रखिए कि जब r बराबर 0 तब a बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू होगा ना, 6 क्यू रख देते हैं, r के स्थान पर 0 रखिएगा, 6 क्यू प्लस 0 तो 0 का मान खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वही 6 क्यू। दूसरा देखिए जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। जब r बराबर 2 तब a बराबर 6 क्यू प्लस 2। जब r बराबर 3 तब a बराबर 6 क्यू प्लस 3। ठीक, चलिए यहाँ चलिए फिर इधर देखते हैं, r का मान 4 रखने पर जब r बराबर 4 तब a बराबर 6 क्यू प्लस 4। जब r बराबर 5 तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। आप देख रहे होंगे कि ये जो 6 क्यू प्लस 1 है ना, ये विषम संख्या है, यह क्या है सम, ये है सम संख्या, सम, ये है विषम, ये भी है आपका सम, ये भी आपका विषम, ये है आपका सम, ये है विषम। होगा, क्यों विषम सम होगा? देखिए एक बार जरा मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखिए इस विषम को ले रहे हैं ना, कुछ भी रखिएगा विषम ही आएगा। 6 क्यू प्लस 5, यहाँ 1 रखिए, 6 कम 6 और 5 11, 11 कितना है विषम है। 2 रखिए, 6 दूना 12, 5 17, 17 कितना है विषम है। तो ये विषम संख्या है, ठीक ना, और ये सम संख्या है। तो ये विषम है और वो क्या है, सम संख्या है। तो जब भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 6 क्यू प्लस 1, यहाँ पे देखिए जब मान रखा जा रहा है तो सम रखा जा रहा है तो सम, और विषम रखा जा रहा है तो विषम, विषम। तो लिख देंगे चूंकि 6 क्यू कमा 6 क्यू प्लस 2 कमा 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है ना। और 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 कमा 6 क्यू प्लस 3 कमा 6 क्यू प्लस 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब जो बात कह रहा है उसी को लिख देना है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 ये सम संख्या है, लेकिन यह क्या है, विषम संख्या है। तो लिख देंगे अंत में कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 कमा 6 क्यू प्लस 3 कमा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक, आ रहे समझ में? देखिए एक बार और चलिए, नहीं आया होगा समझ में, एक दो बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक ना। देखिए करेंगे, दिखाई कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमने मान लिया है कि माना कि ये बराबर एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, ए का मान हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर, क्योंकि 6 क्यू के रूप में दिया है, तो बी का मान 6 और आर का मान 6 से हमेशा छोटा होगा, तो 0 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा। बारी बारी से इसमें मान को रखेंगे। ठीक, जब मान को आप रख रहे हैं तो ये हो जा रहा है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। जब r बराबर 0 तो a बराबर 6 क्यू हो जाएगा, 0 के जगह पर 0 रख देंगे, खत्म हो जाएगा 6 क्यू। जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। इस टाइप में जब हम टोटल मान रख दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यह विषम संख्या है, 6 क्यू प्लस 1 विषम संख्या है, 6 क्यू प्लस 3 विषम संख्या है, 6 क्यू प्लस 5 विषम संख्या है, और ये ये सम संख्या है, 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4। तो जब विषम संख्या ये है तो लिख देंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है।
2-4 बार आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे, जब लिख देंगे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आसान है, भारी नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत वाला जो ये एक्सरसाइज है इसमें थोड़ा सा दे दिया है वास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को वास्ट नहीं कहेंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, 1-2 बार जैसे ही आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि एक परेड में 6 से 16 सैनिकों की एक सेना टुकड़ी को 32 सैनिकों को एक सेना बैंड के पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में चलना है। वे अधिकतम कितने स्तंभ में चल सकते हैं, कितने स्तंभ में चल सकते हैं। देखिए क्या करना है इसमें। कह रहा है कि एक परेड में 6 से 16 सैनिकों की एक सेना की टुकड़ी है। टोटल सैनिक कितने हैं, टोटल सैनिकों की संख्या टोटल सैनिकों की संख्या, टोटल सैनिकों की संख्या जो होती है, संख्या बराबर है 616, तो ए बराबर हो जाए कितना 616। कह रहा है कि एक सेना टुकड़ी को 32 सैनिकों के एक बैंड के पीछे चलना है। तो 32 सैनिकों का समूह, 32 सैनिकों का टुकड़ी, 32 सैनिकों का जो टुकड़ी है, 32 सैनिकों का टुकड़ी अर्थात बी बराबर हो गया कितना 32। कह रहा है कि वे अधिकतम कितने स्तंभों में चल सकते हैं। तो स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा दोनों का HCF, 616 कमा 32 का HCF निकाल दीजिए। जब आप इसका HCF निकाल देंगे आ जाएगा, उतने स्तंभ हो जाएंगे जितने स्तंभ उनको चाहिए बराबर बराबर में। चलिए दो संख्या आपको मिल गई, ए बराबर 616 और बी बराबर है 32। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए चरण 1 में, है ना, चरण 1 में चलिए, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक मान देवे क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, इसके सिद्ध में आप भाग दे देंगे 616 में 32 से, 616 में कितना से 32 से। अब 32 से कितने बारों में जाएगा, अब एक बार देख लीजिए, 32 से लगभग ये आपका जा रहा है 616 है, इधर 32 है, तो जरा 21 में गुणा करिए, 32 में 25 से गुणा करते हैं, 5 गुणा 10 के 0 अस्सी ले, अब 5 या 15 1 16, 2 दूना 4, 2 3 6, 0 10 के 0 से ले 6 1 7, 700 हो गया, हो जाएगा। 21 बार में ले जाइए, 32 गुणे 21, 1 दूना 2, 1 3 3, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 3 7 6, 672 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। 21 बार में भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप ले जाइए 19 बार में, 32 गुणे 19 बार में, 9 दूना 18 का 88 ले, 9 3 27 1 28, 1 दूना 2, 1 3 3, 8 8 10 के 80 1, 608, कितने बार 19 बार में ले गए। 19 बार में यदि हम यहाँ ले जाते हैं तो हो जाएगा 608, 608 यहाँ हो जाएगा कितना 16 है ना, तो 8 बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आर क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। चलिए दूसरे चरण में चलेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, चरण 2, चरण 2, जब चरण 2 में चलेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, हाँ वो तो लिख भी नहीं किए जी, भूल गए,
चलिए यहाँ लिखना होगा ना आपको, यहाँ लिखना होगा कि 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है। चरण 1 चरण 2 में चलिए, जब आप चरण 2 में चलेंगे तो a का मान हो जाएगा 32 और b का मान हो जाएगा 8। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग दीजिए 32 में 8 से, 32 में कितना से 8 से, 8 चौका 32 आ गया 0, तो a बराबर हो गया 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो जब चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF बराबर हो जाएगा कितना 8, भी हो जाता है। तब देखिए स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8, तो इसमें लिखेंगे कि स्तंभों में चलना है, वे अधिकतम कितने स्तंभ में चल सकते हैं। अधिकतम लिखो सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी अधिकतम 8 स्तंभों में, 8 स्तंभों में चल सकती है, चल सकती है। हो गया। तो जो इसमें आपका कह रहा है कि परेड में सैनिकों की संख्या है 616, एक में 32 चलेंगे तो कितने ऐसे स्तंभ हो जाएंगे, स्तंभों की संख्या कितनी होगी जिससे वे आसानी से परेड कर सके या सेना की टुकड़ी है पीछे पीछे चल सके, ठीक ना। क्या हो गया, तो ये ऐसे बनेगा। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, बना देंगे आप, एक दो बार बनाएंगे क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक ना। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक। इसका वर्ग करना है, जैसे हम लोग मान रख रहे थे ना a बराबर 0, r बराबर 0 या 1 2 3 4, उसी टाइप में हम इसका मान रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके 3m या 3m के रूप में लाना है। देखिए मान लीजिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, हल माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। जब हम इसमें चलेंगे तो देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम चलेंगे, ये बराबर होता है एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। किस रूप में है, 3m या 3m + 1 के रूप में, तो ए बराबर हो जाएगा 3m + r के रूप में, ठीक ना। 3m + r के रूप में है तो 3q + r लिख दीजिए, यहाँ 3m नहीं 3q + r, 3q + r। तो आपका b का मान हो गया 3 और r का मान हो जाएगा 0, 1, 2। क्यों, क्योंकि r का मान हमेशा b से कितना होता है, छोटा होता है, इस बात पे याद रखिए, ठीक। चलिए, जब r बराबर 0, r का मान 0 रखिए, जब r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q, हो जाएगा। a का मान कितना आ गया 3q। आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब हमको इसको वर्ग करना है, वर्ग करिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब आप वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर होगा ना। तो a² बराबर यह हो गया 9 और यह हो गया q²। एक काम करते हैं, a² बराबर 9 का
3 कॉमन खींच सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 3q का होल स्क्वायर, बचेगा ना, 3q स्क्वायर बचेगा। अब एक काम, इसको हम m मान लेते हैं, इतना को m मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m। अब 3q स्क्वायर को m मान लिए तो a स्क्वायर बराबर हो गया 3, 3q स्क्वायर को m माने हैं तो इसके जगह पर m, देखिए 3m के रूप का आ गया। जब हम इसका वर्ग किए तो यह 3m के रूप का आ गया, ठीक। अब चलिए r का मान 1 रखिए, जब r बराबर 1 तब a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब आप इसको भी क्या करिएगा, वर्ग करिए, क्यों, क्योंकि बोला है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए a स्क्वायर बराबर एक a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q सॉरी यहाँ पे आपका 2ab, b के जगह पर 1 है, अब प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है तो 3 3 का 9q स्क्वायर, अब प्लस 2 3 6q अब प्लस 1, क्यों, क्योंकि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आता ही होगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर कि नहीं आता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इसी फॉर्म पे हमने इसको बैठा दिया, ठीक। चलिए आगे देखिए, एक काम करते हैं, a स्क्वायर बराबर इन दोनों में से हम 3 कॉमन खींच लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर अब प्लस यहाँ बचे कितना 2q अब प्लस 1, इसको हम m मान लेते हैं, माना कि यह m है, ठीक, m मान लिए तो लिख देंगे फिर a स्क्वायर बराबर 3, इतना के बदले m 3m अब प्लस 1, देख रहे हैं वर्ग करने पर 3m, यहाँ पर आया है 3m और यहाँ पर आया है 3m प्लस 1। कहा तो क्वेश्चन यही रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम वर्ग किए हैं तो यह 3m के रूप में या फिर 3m प्लस 1 के रूप का आ गया है। बस जब यह आ गया तो आप इसी को दोबारा लिख दीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देखिएगा, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया है वही मान लेना है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते ही हैं कि ये बराबर bq प्लस r, ए का मान हो जाएगा 3q प्लस r, कितना 3q प्लस r, क्योंकि 3 के रूप का दिया है तो b का मान 3 हो जाएगा और r का मान हो जाएगा 0 1 2 3। बारी बारी से r का मान 0 1 2 रखेंगे, तो जब 0 रखे और उसको वर्ग किए, क्या किए वर्ग किए तो वह 3m के रूप में आ गया, फिर 1 रखे फिर उसका वर्ग किए तो 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। अर्थात इसका मतलब है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक, आ गया वो समझ में। इसको भी एक बार देख लीजिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आप बना पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए उसमें कह रहा था वर्ग और इसमें कह रहा है घन। वर्ग और घन, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देंगे, घन का मतलब उसका क्यूब कर देंगे। सेम प्रोसेस। देखिए यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, हल में माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आपका a कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 9q प्लस आर के रूप का होगा ना। तो b का मान कितना हो गया 9 और a का मान कितना हो जाएगा 0 1 2, सॉरी r का मान हमेशा b से छोटा ही होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बारी बारी से इसको हम क्या करेंगे, r का मान रखेंगे, कभी 0 1 2 3 4। देखिए हमें पूरा मान नहीं रखना है, हमें ऐसा मान रखना है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का आ जाए। रखिए मान, जब r बराबर 0 तब a बराबर हो जाएगा 9q। कितना हो जाएगा 9q। 0 रखेंगे तो 0। इसका घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर जब घन करेंगे तो इधर हो जाएगा a क्यू बराबर 9q का होल क्यू हो जाएगा। तो a क्यू बराबर होगा 81 नवा 9 एकम 9 9 8 72 729 क्यू क्यू। ठीक 729 क्यू क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो a क्यू बराबर 9 कॉमन खींच लीजिए तो 81 क्यू क्यू हो जाएगा। इसको m मान लीजिए, m मानना। जब आप m मान लेंगे, जब आप m इसको मान लेंगे तो a क्यू बराबर 9, इसके बदले m मान लें तो m। देख रहे हैं घन 9m के रूप का आ गया। तो ऐसे ही करना है, r बराबर 0 तो a बराबर 9q, और जब इसका दोनों तरफ घन करेंगे तो 9m के रूप का आ गया। दूसरा देखना है, अब r का मान 1 रखिए। आज जब r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 तब a बराबर 9q प्लस 1, दोनों तरफ घन कर दीजिए, है ना। दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ जब आप घन करेंगे तो a क्यू बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यू। ठीक, आप क्यू करिए इसका। a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है, जानते ही होंगे। a प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा। आराम से इसको ऐसे करेंगे, समझ जाएंगे टोटल। ठीक, इस फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है। देखिए बेटो जी, हाँ आइए इसको सॉल्व करिए। ए क्यू बराबर हो जाएगा 9q, तो 9q का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a के जगह पर 9q इंटू 1 3ab इंटू ए प्लस बी 9q प्लस 1। ठीक, करिए। ए क्यू बराबर 99 81 9 729 जो अभी आया था इधर, क्यू प्लस 1 प्लस 9 3 27 क्यू इंटू 9q प्लस 1। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 729 क्यू प्लस 1 प्लस 27 नवा 9 7 63 के 3 हासिल 6 9 दूना 18 6 कितना होता है 24 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। इन सब को एक पास 1 को उधर, क्योंकि हमें 1 के रूप में लाना है। तो ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 होगा ना। इसको आप एक में रख देते हैं, इसको एक में रख देते हैं।
अब जो ए क्यू है वो आपका इसमें से 9 कॉमन खींच लीजिए। 9 जब कॉमन खींचेंगे यहाँ बचेगा 81 क्यू क्यू प्लस यहाँ पे कितना होगा आपका 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर आप प्लस यहाँ पर 3 क्यू आप प्लस 1, इसको 1 मान लीजिए, एम माना, इसको क्या माना एम माना। जब आप इसको एम मान लेंगे तो यह ए क्यू बराबर 9, देख रहे हैं इतना को एम मान लिए हैं, 9m प्लस 1 आ गया 9m प्लस 1 के रूप का। 9 जब आर रखने पर, आर का मान 1 रखने पर और फिर उसको क्यू करने पर, घन करने पर उसका मान 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। इधर देखिए 9m के रूप का, इधर कितना 9m प्लस 1 के रूप का, तो 9m और 9m प्लस 1 के रूप का आ गया घन करने पर। अब हमें 9m प्लस 8 का रूप में लाना है, ठीक। देखिए वो भी आसान है, बहुत आसान है, आ जाएगा समझ में। आर का मान कितना रखेंगे 2, जब क्या लिखेंगे कि जब आर बराबर 2 तब ए बराबर 9q प्लस 2, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब आप इसी फॉर्म में आ गया, फिर इस फॉर्म में, इस फॉर्म में होल क्यूब, आइए ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। फिर हम इसको समझते हैं कि आपका ए क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 इंटू 9q आप प्लस 2 3ab इंटू होगा ना, तो यहाँ पर 3ab इंटू ए प्लस बी 9q प्लस 2 कर दीजिए। ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 8 प्लस 9 27 दूना 54q इंटू 9q प्लस 2, ठीक। एक क्यू बराबर 8 को उधर कर दीजिए, सॉरी गुणा भी करिए, 729 क्यू प्लस 8 प्लस 54 9 से 9 चौका 36 के 6 और फिर 3 और 9 5 45 और 3 48, ठीक, क्यू स्क्वायर अब प्लस 54 दूना 108 क्यू, इन सबको एक पास रखिए, 8 को उधर भेजिए। ए क्यू बराबर 729 क्यू अब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू अब प्लस 8, इन सबको एक में रखिए, ठीक। ए क्यू बराबर इसमें से आप कॉमन खींच लीजिए 9, यहाँ बचेगा 81 क्यू अब प्लस, इसमें से जब आप कॉमन खींचिएगा तो बचेगा 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस, ये हो जाएगा 9 से 9 कम 9 9 दूना 18 12 क्यू अब प्लस 8, इसको आप एम मान लीजिए, क्या मान लेंगे एम माना। तो जब आप एम मान लेंगे तो ए क्यू बराबर 9, यह है क्या एम अब प्लस 8 आ गया, तो ए का भी क्यू करने पर 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। इस प्रकार जब हम लोग 2 ही 3 मान रख करके, क्या 0 1 और 2, इसका मान रख करके 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का ला दिए। देखिए यहाँ जब 0 रखे हैं तो 9m के रूप का आया है, जब 1 रखे हैं तो 9m प्लस 1 के रूप का आया है, और जब ये आपका 2 रखे हैं तो 9m प्लस 8 के रूप का आ गया। तो अब ज्यादा आपको ये मान रखने की आवश्यकता नहीं है, जब 3 ही मान रखने पर आ गया तो टोटल हम इसको ऐसे मान लेंगे, लिख देंगे अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
होता है। ठीक, देखिए है बहुत आसान, ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा कि यह कैसे बन रहा है। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे एकदम आसान है, आपको जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। ठीक ना, कहाँ गया भाई, आ जाओ। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर समझ। क्या बैठ गया जी, कहाँ बैठ जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए।